आइंदा चंद रोज मुझे न सिर्फ उन महाजिरों की लिस्ट मिल गई जो माली एतबार से मुस्तहकम थे और बाज़ ज़रूरतमंद महाजिरों की खातिर खा मदद भी करते थे, बल्कि उनके कदीम जानने वाले महाजिरों से भी राब्ता था। उन्होंने मुझे जो कुछ बताया उसका लुब्बे लुबाब ये था कि इन महाजिरों में से कुछ तो साबिका मशरकी पाकिस्तान में भी साहिब हैसियत थे और इसी फराख दिली से ज़रूरतमंदों की इमदाद करते थे। 25 मार्च 1971 से पहले और बाद में खाना जंगी के दौरान उन्होंने बहुत से बिहारी और पाकिस्तानी महाजिरों को अपने यहाँ पनाह दी थी। इनमें से एक शाही मिर्जा भी थे जो आजकल पाकिस्तान में टीवी ड्रामों में काम करते हैं। ये अपने हमरा जो कुछ भी नेपाल ला सके वो उन्होंने बावजूद कसीरुल औलाद होने के जरूरतमंदों में बांट दिया था। कुछ महाजिर ऐसे थे जिनके साबिका जानने वालों ने बताया कि मशरकी पाकिस्तान में उनकी माली हालत अच्छी न थी, लेकिन नेपाल पहुंचने के बाद वो अच्छे मकानों में रहने और खुला खर्च करने लगे। उन लोगों ने नेपाल में जरूरतमंद महाजिरों के अपने अपने हल्के बना रखे थे जिनके साथ कमोबेश हर रोज महफिलें जमती थी। इन फारिगुल बाल महाजिरों की तीसरी किस्म वो थी जिन्हें साबिका मशरकी पाकिस्तान वाले उनके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक कोई भी जानता नहीं था, हत्ता कि उनके शहर, महल्ले और गली में रहने वालों के लिए भी वो बिल्कुल अजनबी थे। सिफारत खाने से मुझे रजिस्टर्ड महाजरीन की फहरिस्तें मिल चुकी थी। उनके अलावा महाजिरों ने भी अपने तौर पर मुकम्मल फहरिस्त तैयार की हुई थी। दोनों फहरिस्तों में इन तीसरी किस्म के महाजिरों के मुकम्मल कवायफ और पते दर्ज थे, लेकिन उनको जानने और पहचानने वाला कोई न था। एक बड़ी ही अजीब बात यह थी कि इस तीसरी किस्म के महाजिरों के कोई अफराद खाना न थे। बकौल उनके घर वाले या तो मशरकी पाकिस्तान में फसादात के दौरान मारे गए या सुकूत ढाका के बाद मुक्ति बाहिनी के हाथों शहीद हुए थे और वो बिल्कुल अकेले ही नेपाल पहुंचे थे। मुझे सौंपे गए मिशन के मुताबिक मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी इन तीसरी किस्म के महाजिरों में थी। इस मिशन के लिए मैं न तो सिफारत खाने के अरकान को एतमाद में ले सकता था और न ही किसी और पर अंधा भरोसा कर सकता था। मैंने इसका हल ये ढूंढा कि रोजाना ऐसे 5-6 महाजिरों को मिलने और अपने हमरा उनके शहर, महल्ले और गली में रहने वालों को साथ ले जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि उनकी असलियत मालूम हो सके। पहले रोज हम अल्लाह का नाम लेकर एक ऐसे महाजिर के घर गए जिसने खुद को खुलना में सलीम होटल से मिली हुई इमारत का रिहायशी बताया था। मेरे हमरा खुलना के 3 मुदब्बर महाजिर थे। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसने बड़ी रुखाई से हमसे बात की। उसने 3-4 कमरों पर मुश्तमिल घर किराए पर ले रखा था जिसका फर्शी ड्राइंग रूम खूब आरास्ता था। मैंने उसे अपनी आमद का ये सबब बताया कि मेरे हमराही महाजिर मुझसे बतौर कर्ज कुछ रकम लेना चाहते हैं। चूंकि आप भी खुलना के रिहायशी हैं, इसलिए अगर आप उनकी तस्दीक कर दें तो मैं इन्हें रकम कर्ज दे दूं। उस महाजिर का मुझे देखते ही रंग तो फक हो चुका था, लेकिन उसने खुद पर काबू पाए रखा। उसने तस्दीक करने से इनकार कर दिया तो मैंने कहा कि मैं खुलना तो कभी गया नहीं, आप सिर्फ इतना बता दें कि जो एड्रेस ये बता रहे हैं वो दुरुस्त भी है या नहीं। उन महाजिरों को मैंने जैसे कहा था उन्होंने अपने एड्रेस और मोहल्ला, गली वगैरह बताए जो खुलना में मौजूद ही न थे। साहिब खाना ने बड़ी बेरुखी से ये एड्रेस सुने और कहा, हाँ ठीक है, अब आप जाएं। मैंने उसके रवैये पर कोई तवज्जो न देते हुए उससे पूछा कि आपका खुलना में क्या काम था और आप तो रिकॉर्ड के मुताबिक सलीम होटल से मुल्हिका बिल्डिंग में रहते थे, उस बिल्डिंग के मालिक का क्या नाम था। मेरे सवाल सुनकर तो वो आपे से बाहर हो गया और हमें फौरन घर से निकल जाने को कहा। मेरे साथ आए हुए महाजिरों के भी रंग उड़े हुए थे। इससे पहले कि वो मेरा इरादा समझ सकता, मैंने उसे गर्दन से पकड़कर फर्श पर गिरा दिया। मैंने उसकी गर्दन ऐसे तरीके से पकड़ी थी कि उसके मुंह से सिवाय खर के कोई आवाज न निकलती थी। मुझे उस पर शक तो पूरा था, लेकिन उसे यकीन में बदलने के लिए मैंने पिस्टल निकाला और उसके सीने पर रखकर अपने साथी महाजिरों को कहा कि इसका लिबास उतार कर मुसलमान होने की तस्दीक करें। वो गैर मुस्लिम निकला। मैंने उसके हाथ पांव बंधवा दिए और कहा कि अब शराफत से अपनी हकीकत बताओगे या मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं। उसका राज खुल चुका था। वो इधर उधर की हाँकने लगा, लेकिन 2-3 थप्पड़ खाने से ही सीधे रास्ते पर आ गया। उसने बताया कि वो कलकत्ते का रहने वाला सिविलियन और मुक्ति बाहिनी में शामिल रहा है। मशरकी पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों में पाक फौज के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले पुल उड़ाने में उसका नुमाया किरदार था, क्योंकि वो होड़ा ब्रिज कलकत्ता के नजदीक बारूद बनाने की फैक्ट्री में काम करता रहा है। उसका नेपाल आने का मकसद पाकिस्तान जाना नहीं, बल्कि यहाँ से महाजिरों की एक टीम तैयार करना है जो पाकिस्तान जाके तकरीबी कार्रवाइयाँ कर सके। आप सोच रहे होंगे कि इतनी आसानी से उसने अपने राज कैसे उगल दिए। इसकी वजह एक तो ये थी कि हम दोनों एक न्यूट्रल मुल्क में थे जहां दुश्मन होने के बावजूद कानूनी तौर पर एक दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। दूसरा, उसे मेरी असलियत का इल्म न था। मेरे नेपाल आने से बहुत पहले ही वो अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ था। उसने हमें ये भी बताया कि उसके अलावा 8 और भारतीय महाजिरों के भेस में यहाँ मौजूद हैं और अपने अपने फील्ड में पाकिस्तान के खिलाफ महाजिरों को प्लांट करने में मसरूफ हैं। ये सब कुछ बताकर उसने उसी करख्त लहजे में मुझे कहा कि तुम चाहे कोई भी हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि अपनी एम्बेसी को हमारे मुतालिक बताकर हमारी रजिस्ट्रेशन खत्म करवा दो। ऐसी सूरत में भी हम जितना अरसा चाहें नेपाल में रह सकते हैं। वो अपनी बकवास किए जा रहा था और मैं सोच रहा था कि इसे और इस जैसे 8 दूसरे भारतीयों को जिंदा छोड़ देना हमारे लिए कितना खतरनाक होगा। यहाँ पर हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल जैसे दबंग दोस्त भी न थे जो मेरे मददगार साबित होते। इन कमबख्तों ने यहाँ महाजिरों की कस्मपुरसी से फायदा उठाकर यकीनन बहुत सौ को अपना हमनवा बना लिया होगा। मैं तो अपने साथ आने वाले महाजिरों पर भी पूरा एतमाद नहीं कर सकता था। उसको मार देने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाना भी बड़ा दुश्वार था। ना खटमंडू बड़ा शहर था और ना ही मेरे पास अपनी या किसी हमदर्द की गाड़ी थी। और सबसे अहम बात यह थी कि उसके बकौल 8 और भारतीय यहाँ पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कुछ सोचकर मैंने एक फैसला किया। आम हालात में ये एक इंतहाई कमजोर प्लान था, लेकिन हालात के तकाजे के मुताबिक मुझे फौरी तौर पर इससे बेहतर कोई तजवीज समझ न आई। मैंने अपने साथ आने वाले तीनों महाजिरों को रुखसत किया और सख्ती से हिदायत की कि किसी से भी, हत्ता कि अपने घर वालों को भी यहाँ आने का न बताएं। मैंने सारा प्लान पहाड़ी कोयले से भरी उस अंगीठी को देखकर बनाया था जो मुक्ति बाहिनी के इस कारकुन के फर्शी ड्राइंग रूम में पड़ी थी। खटमंडू की हड्डियों में जम जाने वाली सर्दी में कोयले की अंगीठी जलाने का रिवाज आम था। मैंने वो दहकती अंगीठी उठाकर उसके सोने के कमरे में रखी, जहां वैसी ही एक अनजली अंगीठी पड़ी हुई थी, जिसे उठाकर मैं ड्राइंग रूम में ले आया। मुक्ति बाहिनी का ये एजेंट साबिका मशरकी पाकिस्तान में अपनी कामयाबी, पाकिस्तान के 2 लख्त होने और 90,000 पाकिस्तानी अफवाज के भारतीय कैदी बनने के जोम में अभी भी बेखौफ नजरों से मुझे देखता और धमका रहा था। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान मुझे गर्दन की मखसूस नसों को दबाकर हलाक करने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ चार्टों की मदद से उन नसों को दिखाने और दबाने के तरीके बताने तक महदूद थी। मैं हाथों पैरों बंधे इस एजेंट के सीने पर बैठ गया, टटोल कर उन नसों को अपने दोनों हाथों के अंगूठे और अंगुश्त शहादत से जोर से दबा दिया। 2 मिनट तक उसी कैफियत में रहने के बाद मैंने उसकी गर्दन से हाथ उठाए तो उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो मर चुका है। काफी देर मैं उसी हालत में उसके सीने पर सवार बैठा रहा। हर लम्हे मुझे यही शक गुजरता कि वो अभी सांस लेगा या हरकत करेगा, लेकिन वो तो वाकई मर चुका था। मैंने मजीद तसल्ली के लिए उसकी नब्ज टटोली। उसी कमरे में पड़ा एक आईना उसके नथनों के साथ लगाए रखा। जब उसमें जिंदगी के कोई आसार दिखाई न दिए तो मैंने उसके हाथ और पांव खोले। उसे उठाकर उसके सोने के कमरे में ले जाकर पलंग पर डाल दिया। जलती अंगीठी जिसका जहरीला धुआं कमरे में फैल रहा था उसके पलंग के करीब रखी। उसके 2 सूटकेसों की तलाशी ली जिनसे मुझे उसका भारतीय हुकूमत का जारी करदा शनाख्ती कार्ड और हिंदी में टाइप शुदा कुछ कागजात मिले। पलंग पर पड़े 2 कंबल मैंने उसके ऊपर डाले और बत्ती बुझाकर दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया। ड्राइंग रूम में आकर उसकी बत्ती बुझाई। बाहर का दरवाजा खोलकर अच्छी तरह से देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। पूरी तसल्ली के बाद मैंने बाहर आकर दरवाजा बंद किया और लंबे लंबे डग भरता उस घर से खासा दूर निकल आया और एक रिक्शा लेकर अपने होटल पहुंच गया। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से इस पाकिस्तान दुश्मन को मैंने जहन्नम वासिल कर दिया है। दूसरे रोज दोपहर के करीब मैं सिफारत खाने पहुंचा तो वहां हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि एक महाजिर पथरीले कोयले के जहरीले धुएं से गुज़श्ता रात हलाक हो गया। उसे गुस्ल देने वालों को भी उसके गैर मुस्लिम होने का पता न चला। बाद दोपहर बहुत से महाजिर उसकी नमाज जनाजा में शरीक हुए और शहर से दूर कब्रिस्तान में उसे दफना दिया गया। शाम को होटल में रोजमर्रा के मुलाकाती महाजिरों के बाद गुज़श्ता शाम वाले तीनों महाजिर मुझे मिलने आए। उन तीनों को उस एजेंट की मौत की वजूहात का तो इल्म था, लेकिन वो ये न जान सके कि उसकी मौत कैसे वाक़ हुई। ना तो उन्होंने उसकी मौत का तस्करा किया और ना ही मैंने कोई बात छेड़ी। अगले रोज से मैंने फी महाजिर कुंबा 1000 रुपया देने का प्रोग्राम बनाया। मैंने उन तीनों को 3000 रुपए दिए और कहा कि वो इस काम में मेरी मदद करें। फहरिस्तें मेरे पास थीं और रुपया लेने के लिए महाजरीन ने मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने थे। उनको रुखसत करके मैं लिबास तब्दील करने ही वाला था कि रिसेप्शन से फोन आया कि एक आदमी आपसे मिलने के लिए बजिद है और कहता है कि अगर आप अभी न मिले तो वो सारी रात लॉबी में बैठा रहेगा। मैं लॉबी में आया तो इससे पहले कि रिसेप्शन वाले मुझे बताते, एक आदमी लपकता हुआ मेरे पास आया और बोला, जनाब मैंने आपको इस वक्त मिलने की तकलीफ दी है। मैं चिटागोंग का रहने वाला हूँ। रेलवे में गुड्स क्लर्क था। 25 मार्च 1971 के फौरी बाद मैं अल बदर में शामिल हो गया और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना गद्दारों से लड़ता रहा। सुकूत ढाका के बाद जब हम बिल्कुल बेआसरा रह गए तो पाकिस्तान के गद्दारों और मुक्ति बाहिनी वालों ने मेरे सामने मेरे 3 बच्चों, बीवी और वालिदा को शहीद कर दिया और मुझे पहले अजियतें दी और फिर 2 गोलियां मारी और मुर्दा समझकर चले गए। मुझे जब होश आया तो मालूम हुआ कि एक मुहिब्बे वतन बंगाली मुझे अपने घर उठा लाया था।
मुझ में जिंदगी की कुछ रमक बाकी थी। उसने मुझे अपने घर में पनाह दी और खुफिया तौर पर मेरा इलाज करवाता रहा। 2 बरस के इलाज के बाद मैं इस काबिल हुआ कि चल फिर सकूं। हम दोनों रेलवे कॉलोनी में रहते थे और दोस्त थे। उसने मुझे कुछ रकम दी और मैं छुपता छुपाता करीब 1 बरस तक भारत में भटकने के बाद चंद माह पहले ही यहाँ पहुंचा हूँ। आपकी यहाँ आमद के बाद महाजिरों में तरह तरह की चेमेगोइयां हो रही हैं। मैं यहाँ अकेला और तन्हा हूँ और एक पढ़े लिखे बुजुर्ग जो शायर भी हैं उनके हमरा एक कमरे में रहता हूँ। चूंकि दिन में आपके गिर्द महाजिरों का हुजूम होता है या आप एम्बेसी में होते हैं जहाँ हमारा दाखिला ममनू है, इसलिए इस वक्त मिलने को चला आया। मैं इस बेवक्त की मुलाकात की वजह से चिड़चिड़ा सा हो रहा था और ऐसी कहानियां तकरीबन हर महाजिर की जबान से हर रोज ही सुनता था। मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो कल सुबह अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर एम्बेसी चले आओ, वहीं सबको फी कार्ड 1000 रुपए दिए जाएंगे। वो बोला, जनाब ये दुरुस्त है कि मैं आपसे माली इमदाद लेने आया हूँ, लेकिन मेरे साथ जो कुछ बीती है वो कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। उसकी आंखों में बेखौफी और सच्चाई की चमक थी जिसे मैंने देखा लेकिन तह तक न पहुंच सका। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ वॉशरूम में चलो और मुझे अपने जिस्म पर तशद्दुद के निशान दिखाओ। मैं समझता था कि अब वो अपनी फर्जी कहानी का भांडा फूटने से बचने के लिए या बहाने घड़ेगा या वापस चला जाएगा, लेकिन वो वॉशरूम में मेरे पीछे पीछे चला आया। उसने सख्त सर्दी में फटी हुई कमीज और मैला सा पजामा पहन रखा था। वॉशरूम में उसने अपनी कमीज उतार कर मुझे अपनी पीठ और सीना दिखाया। यकीन जानिए उसकी सारी पीठ और सीना जख्मों के ऐसे दर्जनों गहरे घाव से भरा पड़ा था जिन्हें देखकर मैं थर्रा उठा। इससे पहले कि मैं उसे रोकता उसने अपना पाजामा नीचे किया। उसके दोनों हिप्स पर राइफल की गोलियों के तकरीबन 6-6 इंच पर फैले 2 ऐसे घाव थे जिनसे खासा गोश्त उड़ चुका था। हिप्स के ऐन दरमियान रानों पर राइफल की गोलियां जिस्म में दाखिल होने के 1-1 इंच गहरे निशान थे। 303 की गोली राइफल की नाल के ग्रूव्स की वजह से घूमते हुए निकलती है। जहां से जिस्म में दाखिल हो वहां गोली का निशान छोटा होता है, लेकिन घूमने की वजह से जहां से निकलती है वहां बहुत बड़ा जख्म बनाती है। उसके जिस्म पर तशद्दुद के ऐसे हौलनाक निशान थे जिनके मुकाबले में मुझे खुद पर किया गया भारतीय तशद्दुद पहाड़ के मुकाबले में राई महसूस हुआ। मैं तो हैरान था कि वो जिंदा कैसे बचा। उस ज़ाते पाक पर मेरे यकीन कामिल का सबूत उसका जिंदा रहना था। मौला अली करमल्लाहु वजहो के कौल, मौत तुम्हारी जिंदगी की मुहाफिज है, उसका वो जीता जागता सबूत था। उसने कपड़े दुरुस्त किए तो मैंने उसे गले लगा लिया। जितना जुल्म सितम उस पर आध घंटे में किया गया था इतना शायद कोई 100 बरस में भी बर्दाश्त न कर सके। उस आध घंटे में उसकी आंखों के सामने उसके 3 मासूम बच्चों, जवान बीवी और ज़ईफ वालिदा को शहीद किया गया और उसे जिस जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बनाया गया उसकी मिसाल मिलना दुश्वार है। उस रात से वो मेरा गहरा दोस्त बन गया। खटमंडू में उसने मेरे मिशंस में मेरी भरपूर मदद की। वो बफजले खुदा बाकायदे हयात और फैसलाबाद में रेलवे में मुलाजिमत कर रहा है। पाकिस्तान आकर उसने नई जिंदगी का आगाज किया, शादी की और 4 बच्चों का बाप और भरे पूरे घर में आसूदगी की जिंदगी गुजार रहा है। सिक्योरिटी की बिना पर मैं आइंदा उसे मोहसिन के नाम से मुखातिब करूंगा। उसने मुझे बताया कि इस बेवक्त उसके आने की वजह ये थी कि गुज़श्ता 30 घंटों से वो और उसका बुजुर्ग साथी भूखे हैं और भूख और बीमारी के बायस उसके साथी की हालत नाजुक हो चुकी है। मैंने रिसेप्शन के जरिए होटल के डॉक्टर को फौरी बुलवाया और होटल से दूध और खाना लेकर डॉक्टर के हमरा होटल की टैक्सी में हम सब उसके घर चले गए। एक कमरे के उस घर में फर्श पर 2 फटी पुरानी दरियां और 2 पोसीदा कंबल थे। कमरा सर्दी से जमहरीर हो रहा था। उसका साथी एक दरी पर लेटा बुखार में फूंक रहा था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन और दवा दी और बताया कि सर्दी और भूख की वजह से उसकी ये हालत हो रही है। उस वक्त बाजार बंद हो चुके थे जहां से मैं उनके लिए गर्म कपड़े और बिस्तर वगैरह लेता। मैं उन्हें अपने हमरा अन्नपूर्णा होटल के करीब ही एक गेस्ट हाउस में ले गया और उनके लिए एक कमरा और एक्स्ट्रा पेमेंट पर हीटर लिया। हीटर से कमरा बहुत जल्द ही गर्म हो गया और गर्म बिस्तरों ने दोनों को गर्म कर दिया। मैंने मोहसिन को 10,000 रुपए दिए और कहा कि कल सुबह वो अपने और अपने बुजुर्ग साथी के लिए गर्म कपड़े और जरूरत का दूसरा सामान खरीद ले। डॉक्टर को मैं कह दूंगा कि वो सुबह शाम उसके बुजुर्ग साथी के इलाज के लिए गेस्ट हाउस में आए। आइंदा शाम मैं खुद भी दोनों को मिलने उस गेस्ट हाउस में आऊंगा। ये कहकर मैं उनसे रुखसत लेकर अपने होटल वापस चला आया। रात का खासा हिस्सा मैं ये सोचता रहा कि हर इंसान अपनी मुश्किल और मुसीबत को बहुत बड़ी समझता है, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि हर इंसान की मुश्किलात और मुसीबतों को अलग अलग ढेर की सूरत रख दिया जाए और इंसानों को कहा जाए कि जो ढेर पसंद हो उसे उठा ले, तो यकीनन हर इंसान दूसरों के ढेर की बजाय अपना ढेर ही उठाएगा। ये इंसानी फितरत है कि इंसान अपनी मुसीबत और मुश्किल को बहुत बड़ी और दूसरों की मुसीबत को बहुत कम समझता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता।
दूसरे रोज सुबह ही मैंने बाजार से ब्रीफ केस खरीदा और उसमें 5 लाख इंडियन करेंसी डालकर बैंक से नेपाली रुपयों में तब्दील करवाई। उसके इवज मुझे 5,50,000 नेपाली रुपए मिले। एम्बेसी पहुंचा तो वहां महाजिरों का एक हुजूम था, जिन्हें उनके 10 नुमाइंदों ने फहरिस्त के मुताबिक तरतीब से बिठाया हुआ था। मैं पहले सीधा सफीर के कमरे में गया। रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने उसे कहा कि महाजिरों के हमदर्दों ने माली इमदाद भेजी है, मुनासिब रहेगा कि आप अपने दस्ते मुबारक से इस नेक काम का आगाज करें। सफीर साहब पहले तो कुछ झिझके, लेकिन बाद अज़ां सियासी फिरके से वाबस्ता होने की बिना पर तैयार हो गए और अपनी टाई और बाल दुरुस्त करके दोनों सेक्रेटरियों के जिलों में दुल्हा बने नीचे तशरीफ लाए। सिफारत खाने के मुलाजिमीन ने इस तकरीब में उनकी शमूलियत का सुनते ही 2 बड़े टेबल और 6 कुर्सियां सिफारत खाने के लॉन में रख दी। मैंने उन्हें कहा कि आप महाजिरों के नुमाइंदों के लिए भी कुर्सियां मंगवाएं। सफीर साहब शोहरत हासिल करने का ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे, तो अनोकरहन उन्होंने कुर्सियां मंगवाई। इसी दौरान सिफारत खाने का फोटोग्राफर भी अपने 2 कैमरे लिए हुए ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां से सफीर साहब की सखावत को फिल्म में महफूज कर सके। एम्बेसी का बड़ा गेट बंद था और पहरे पर 2 गार्ड्स खड़े थे। महाजिरों के नुमाइंदों को बुलाया गया तो उन्होंने आते ही कहा कि चूंकि ये इमदादी रकम हुकूमत पाकिस्तान या एम्बेसी की तरफ से नहीं बल्कि मुखय्यर मुसलमानों ने भेजी है, जिसके ट्रस्टी आसिफ साहब हैं, इसलिए वो ये रकम एम्बेसी के अहाते के अंदर नहीं बल्कि बाहर वसूल करेंगे। और अगर सफीर साहब तकसीम करना चाहते हैं तो पहले शाह नेपाल के दिए हुए 20,000 कंबलों, UNO से भेजे गए खुश्क दूध के डिब्बों, अद्वियात और कपड़ों का हिसाब दें। सफीर साहब के वहम गुमान में भी नहीं था कि उन्हें ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। बस लगे इधर उधर की हाँकने। दूसरी तरफ दिल जले महाजिर नुमाइंदे, जिन्हें नेपाल में शायद पहली बार सफीर साहब से दूबदू मुलाकात करने का मौका मिला था, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। मुझे भी इस सूरत हाल का पहले से अंदाजा न था। सफीर साहब ने नुमाइंदों के ऊंची आवाज से बातें करने से खौफजदा होकर एम्बेसी के तमाम गार्ड्स को बुलवाकर हथियार निकालने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी मिलिट्री अटैची भी अपने नायबों के हमरा वहां आ गए। मैंने सफीर से कहा, आप खुद हालात खराब कर रहे हैं, क्या आप इन गार्ड्स के हाथों अपने हम वतनों को मरवाना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मेरा सीना हाजिर है। मैं कुर्सी से उठा तो महाजिरों के नुमाइंदे भी अपनी कुर्सियां छोड़कर गार्ड्स के सामने जा खड़े हुए और बैक जबान बोले, चलाओ गोली अगर हिम्मत है और हमें मार दो। हम लाखों मुक्ति बाहिनी वालों से खौफजदा नहीं हुए और तुम 8-9 गार्ड्स हमें डराकर हमारी जबानें बंद करवाना चाहते हो। मैंने समझा बुझाकर इन बिखरे हुए नुमाइंदों को उनकी कुर्सियों पर बिठाया और सफीर को कहा, आप पै दर पै गलतियां कर रहे हैं। गार्ड्स को बुलाकर आपने ब्लंडर किया है। अगर हवा में एक भी गोली चली या किसी गार्ड ने किसी महाजिर को धक्का ही दे दिया तो ये दिल जले महाजिर आप सब समेत सिफारत खाने को तहस नहस कर देंगे। सफीर साहब ने अंग्रेजी झाड़ते हुए कहा, ये मेरा सिफारत खाना है और यहाँ की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ कोई बात नहीं हो सकती। उसकी बात पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी तुर्की बतुर्की अंग्रेजी में जवाब दिया, ये पाकिस्तानी सिफारत खाना है, तुम्हारी माँ की जहेज में लाई हुई जायदाद नहीं। तुम और तुम्हारे स्टाफ को यहाँ पाकिस्तानियों पर हुकूमत करने के लिए नहीं बल्कि उनकी खिदमत करने और उनके मसाइल हल करने के लिए भेजा गया है। सफीर ने अपने तरकश का आखिरी तीर छोड़ा, बोला, मैं हुक्मरान पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं पाकिस्तान में तुम्हें देख लूंगा। मैंने कहा, मैं अवाम से ताल्लुक रखता हूँ और तुम्हें पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि यहाँ भी देखने और सबक सिखाने का अहल हूँ। मेरे इस जवाब से सफीर साहब ने हौसला बिल्कुल ही छोड़ दिया। ऊंची आवाज में हमारी गुफ्तगू और नुमाइंदों की आवाज अहाते से बाहर खड़े हजारों महाजिरों तक साफ पहुंच रही थी। 4 फुट ऊंची 4 दीवारी के अंदर क्या हो रहा था उसे भी बाहर खड़े महाजिर देख रहे थे और उनमें बेचैनी बढ़ रही थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं जज्बात की रौ में बहकर ये महाजिर कहीं सिफारत खाने पर धावा ही न बोल दें और सफीर की वजारत खारजा को भेजी गई रिपोर्ट और अंदेशा सच साबित न हो जाए। मैंने नुमाइंदों और मिलिट्री अटैची को साथ लिया और 4 दीवारी के अंदर से हमने बाहर खड़े महाजिरों को पहले इशारों से और फिर बातों से खामोश रहने की तलकीन की। वो जरा ठंडे हुए तो मैंने कहा, खुदारा दुनिया को तमाशा मत दिखाएं। आपके साथ जो भी ज्यादतियां हुई हैं वो बजा सही, लेकिन ये हमारा अंदरूनी मामला है। गिरदो निवाह में दुनिया भर के सिफारत खाने हैं। वो हमारी एक एक बात की तफसीली रिपोर्ट अपने ममालिक को भेजेंगे और हम जग हसाई का मूजिब बनेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा आपके साथ नाइंसाफी और धांधली ना होगी। मेरी इस मुख्तसर सी तकरीर से सब खामोश हो गए। मैंने मिलिट्री अटैची को, जो कि कर्नल थे,
थे और सिफारत खाने के अफसरान की धांधलियों से खासे नाला दिखाई देते थे, उन्हें कहा कि वो इमदादी रकूम की तकसीम के दौरान हमारे साथ रहें। अल्लाह के बाद अब अफवाज पाकिस्तान पर ही बचे कुचे पाकिस्तान की सालमियत का इन्हिसार है। शिकस्त खाने के बावजूद पाकिस्तानी अवाम को अफवाज पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। किस्सा मुख्तसर, हमने कुर्सियां और मेज वहीं रहने दिए और मिलिट्री अटैची की मौजूदगी में फहरिस्तों के मुताबिक 1000 रुपया फी कुंबा अदायगी शुरू कर दी। अदायगी इतने सुलझे हुए और मुनज़्ज़म अंदाज में हुई कि रुपया कम पड़ने लगा। बैंकों का वक्त खत्म हो चुका था। मैं टैक्सी लेकर भागम भाग होटल गया और मजीद 10 लाख भारतीय करेंसी लेकर वापस एम्बेसी पहुंचा। भारतीय और नेपाली करेंसी का एक्सचेंज मुझे सुबह ही मालूम हो चुका था। मैंने बकिया महाजिरों को भारतीय करेंसी में 900 रुपए फी कुंबा देना शुरू किया। 2 रोज में हमने 1400 से ज्यादा कुंबों में रुपया तकसीम किया। इसके अलावा मैंने मिलिट्री अटैची के तवस्सुत से नेपाली बाजारों में बिके हुए कंबल वापस लेने की कोशिश की। हमें बमुश्किल 4000 कंबल बिकने वाले रेट पर वापस मिले। मैंने 2000 मजीद कंबल बाजार से खरीदे और सारे कंबल महाजिरों में तकसीम कर दिए। बीमार महाजिरों के लिए 6 नेपाली डॉक्टरों से मुआहिदा किया कि वो मरीज की हालत के मुताबिक क्लिनिक में या घर जाकर उनका इलाज करेंगे और 2 केमिस्ट और ड्रग स्टोर्स में एडवांस रकम जमा करवा दी कि डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन और महाजिरों के रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके दवा फराहम की जाए। मैंने सारा रुपया इसलिए तकसीम न किया कि इस बात का इल्म न था कि मुझे और इन महाजिरों को मजीद कितना वक्त नेपाल में गुजारना था और ना मालूम हमें कब और कितने रुपए की अचानक जरूरत पड़ जाए। सफीर साहब ने मेरे मुताल्लिक कैसी कैसी रिपोर्टें अपने महकमे और अपने पार्टी लीडर को भेजी, ये तो मालूम न हो सका। लेकिन पाकिस्तान वापस आने और कुछ अरसे बाद महकमे से अलहदगी पर मुझे एहसास हुआ कि मुझ पर नेपाल में अपनी इन हरकतों की सजा की वजह से पाकिस्तान में हर किस्म की मुलाजमत के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। खुफिया वालों ने मेरी मुस्तकिल निगरानी शुरू कर दी और मुझे बिला वजह तंग किया जाने लगा। ये सब उस महबूब और हर दिल अजीज लीडर के दौरे हुकूमत में हुआ जो पाकिस्तान को दोलख्त करने का जिम्मेदार था और कौम को झूठे नारों से बहलाकर हुक्मरान ही नहीं बल्कि पहला सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना। मुझे 2 बरस तक मुल्क से बाहर जाने की इजाजत न मिली। मेरे महकमे ने अपने वसाइल और हुदूद से बढ़कर मेरी मदद की और 1978 के आखिर में बेहद कोशिश के बाद मुझे पासपोर्ट इशू किया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।